साहब, क्या ये गुजरात की राजनीति के ऊपर आज जो केजरीवाल ने जो बयान दिया है उसको लेके काफ़ी जो समस्याएं खड़ी हुई, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी सामने आए हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि गुजरात के जो चुनाव है वो धर्म के आधारित जीते जाएंगे या फिर जनता की समस्याओं पे बात होगी। देखिए, हमारे यहाँ देश में आज़ादी जब मिली सन 47 से, उसके बाद से ही देश की सियासत जो है वो मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती रही है। उसके बाद आदि जाति के लोग और उसके बाद दलित समाज के लोग, पिछड़े हुए समाज के लोग। सवाल ये है कि मैं फिर दोहराऊंगा कि आदिवासी समाज के पास, दलित समाज के पास अपना आरक्षण है तो उतनी सीटें उनकी असेंबली में, पार्लियामेंट में और लोकल बॉडीज़ में आ जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक भी नंबर नहीं मिलता। अगर आप सियासत में देखने जाएं तो पहले दिन से हमारे मुल्क में मुसलमानों के इर्द गिर्द, मतलब उनके डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा पॉलिटिक्स है उसी के इर्द गिर्द देश की सियासत घूमती रही है, चाहे वो सन 47 हो या 2022 हो। आज फिर एक बार देखिए, अरविंद केजरीवाल जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जितनी गारंटी कार्ड बांट रहे थे, मुझे लगता है कि आज उनकी खुद की जो है, उनको ये एहसास हो गया कि उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं बची है गुजरात में, तभी उन्होंने आज इस तरीके की सांप्रदायिक बात की है। उन्होंने जो बात की है, नोटों पर जो छवि लगाने की बात कही है, बड़ा अफसोसनाक है। आपको बजाय अपने जो काम किए हैं, आपने अगर दिल्ली में किए हैं तो वो दिखाते, पंजाब में किए हैं तो वो दिखाते, आपने इतना सारा यहाँ कुछ दिखाया कि हम ये मुफ्त दे देंगे, वो मुफ्त दे देंगे। जब ये मुफ्त देने के बावजूद भी जब अपनी सियासी धरा नहीं तलाश पाए, गुजरात में सियासी ज़मीन नहीं बची इनके पास, तो उसके बाद आज इन्होंने फिर एक बार डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स जो है वो शुरू किया है। और कहीं ना कहीं एक समाज के लिए जो अपीजमेंट, जिसको हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और ये तुष्टीकरण की राजनीति कहते आए हैं, ये खुद अब उसका हिस्सा बन गए हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा इनके पास। सर, ये कहा जा सकता है कि वो भी अब गॉडसे के भक्त हैं और उसी की तरफ चले कि राष्ट्रपिता का फोटो हटाकर वो देवी देवताओं को लाना चाहते हैं, कितना कुछ। देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, महात्मा गांधी की बात हो या और किसी की भी बात हो, जब तक कांग्रेस थी महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के तौर पर सम्मान पा रहे थे सब जगह पर। उसके बाद फिर अलग अलग पार्टियाँ सत्ता में आईं और अभी आप देखिए वो जो पूरी पॉलिसी है उनकी 50-50 वाली, कि देश के प्रधानमंत्री गोडसे को भी नतमस्तक होते हैं, फिर महात्मा गांधी को भी नतमस्तक होते हैं। तो इस तरह से मतलब हमेशा फिर नेतागण बदलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उन्होंने एक तरीके से ये दिखाया कि और दूसरे बड़े बड़े नेता थे देश के, लेकिन कांग्रेस ने जो है कुछ ही लीडरान को जो है वो बड़ा बनाया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे पार्टियां बदलती जाएंगी, ऐसे ऐसे देश में नेताओं के रोल भी बदलते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सामने आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात की आवाम बहुत समझदार है और ये गारंटी कार्ड जो है उससे बिल्कुल साफ़ हो गया है कि अब केजरीवाल की कोई गारंटी नहीं है कि ये दलित, मुसलमान, आदिवासी, पिछड़ों, शोषित, वंचितों के लिए काम करेंगे या फिर अब ये नोटों पे छवि बदल के ही सियासत करेंगे। और एक आखिरी सवाल आपके, कहीं ना कहीं ये ए और बी टीम अब जाके नज़र आ रही है कि एक जो है वो हिंदुत्व पे बात कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, अब जो एक आम आदमी पार्टी है वो देवी देवताओं की तरफ जाना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है कि दरअसल दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ देश में अब देने के लिए जो है ना, सियासी पार्टियों के पास कुछ बचा नहीं है, वरना तो आपको ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस जिस मॉडल्स की बात कर रहे थे, अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल की बात कर रही है तो फिर उसको सांप्रदायिक राजनीति करने की क्यों ज़रूरत थी? अगर आम आदमी अपने दिल्ली मॉडल की बात कर रही थी तो फिर इन्हें आज ये बात करने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, काम के नाम पर किसी को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। दिल्ली का जो पूरा बजट है उसका अगर सही इस्तेमाल होता तो दिल्ली आज दुनिया के जितने बड़े बड़े माने हुए जितने शहर हैं उनकी तुलना में होता। आज देखिए, दिल्ली इतना पोल्यूटेड हो गया है कि वहाँ कहा जाता है अमूमन एक आदमी की जो दूसरे राज्यों में जो बसते हैं उनसे 10 साल कम उम्र जानी जाती है, कि भाई 10 साल उम्र कम हो जाती है दिल्ली में रहने वालों की। अगर यही इनकी काबिलियत है, इसी पर वो वोट मांगने की बात कर रहे हैं, तो मुझे अफसोस है। दूसरी तरफ की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी दिखाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, 26 साल के शासन में, 26 साल पहले जब आए थे केशुभाई पटेल, तब 4,500 करोड़ रुपए का जो था वो गुजरात सरकार का आउटस्टैंडिंग था। नरेंद्र मोदी जब गए तो 1.5 लाख, 2.25 लाख करोड़ का आउटस्टैंडिंग हो गया। आज भूपेंद्र पटेल की सरकार में हम 3 लाख करोड़ के देवेदार हो गए। तो क्या ये मॉडल है? मुझे लगता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक अच्छा विकल्प बन के उभरेगी और वही जो है ये भारतीय जनता पार्टी की नाक में नकेल डालकर आवाम का काम करवा सकती है। ओवैसी साहब आ रहे हैं 29-30 तारीख को, क्या सभाओं में ये मुद्दा रहेगा?
देखिए, बात सभाओं की मुद्दे की नहीं है। ओवैसी साहब के लिए तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मैच में के जैसे सचिन तेंदुलकर के लोग इंतज़ार करते थे कि जैसे ही आएंगे तो चौके छक्कों की बारिश होगी, इसी तरह अब पार्लियामेंट्री न्यूज़ देखने वाले हमेशा से इंतज़ार में रहते हैं कि कब ओवैसी साहब आएंगे, उसके बाद कब इम्तियाज़ जलील साहब आएंगे। तो मुझे लगता है कि असेंबली के अंदर में भी लोग इसी तरीके के परफॉर्मेंस के इंतज़ार में हैं और अनकरीब वो वक्त आएगा जब गुजरात की असेंबली में भी लोगों को एमआईएम के जो मजलिस के जो एमएलए बनेंगे इंशाल्लाह उनके आने का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि वही शैली, वही तरीका और वही जो है हम इख्तियार करेंगे मज़लूम आवाम को के हक़ में बात करने की, जैसा ओवैसी साहब करते हैं। थैंक यू।